हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक सी विद ईज। एंड इस वीडियो में मैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन कवर करूंगा ऑफ इंडिया 21, जो हम फॉरेन एक्सचेंज वाला कर रहे हैं। जब वन पढ़ते हैं, पेरेंट पे एक्वायर्ड 90% ऑफ सब्सिडरी एज सम ईयर्स अगो। जो पेरेंट पी है उसने 90% इसका सब्सिडरी एज का एक्वायर करा कुछ साल पहले। सो पेरेंट मेरा क्या है? पी है। पेरेंट क्या है मेरा? पी है, जिसने सब्सिडरी एस को एस का 90% शेयर हो रहा है, लेकिन कुछ साल पहले। पी नाउ सेल्स इट्स एंटायर इन्वेस्टमेंट इन एस फॉर 1500 lakhs। पी ने अभी अपना सारा इन्वेस्टमेंट सारी कर दी इसमें, एस में कितने की? 1500 या लैक्स की। पी ने अब अपनी इन्वेस्टमेंट सारी कर दी एस में कितने की? 1500 लैक्स की। तो नेट एसेट्स थे एस के कितने थे? 1000 के, और एनसीआई कितना था? 100 लाख का। ओके। जो क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस है डेट अराइजन ड्यूरिंग पीज ओनरशिप। जो क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस है जो पी की ऑनरशिप के ड्यूरिंग अराइज हुआ था, वो 200 लाख रुपए का है। मतलब मेरे को जो बेसिकली एक्सचेंज गेन दे रखा है, ये क्यूमुलेटिव है टोटल। Resulting in P's foreign currency translation reserve in respect of S having a credit balance of 180 lakhs। अब इसमें भी देखो 180 lakhs तो क्या है और 20 lakhs अलग है। ये एनसीआई का पार्ट है, ये पी के फॉरेन करेंसी FCTR का पार्ट है। ठीक है। सो हमें बताना है पी का कैलकुलेट पीज गेन ऑन डिस्पोजल। पी का क्या गेन होगा? किस पे? डिस्पोजल पे। इस पे डिस्पोजल पे। ठीक है, चलो आंसर पढ़ते हैं। तो देखो सेल्स प्रोसीड कितनी हुई? 1500 लाख। 1500 लाख रुपए क्या है? मेरी बेचा। नेट एसेट्स कितने थे इसके? नेट एसेट्स कितने थे इसके? 1000 लाख रुपए। 1000 लाख रुपए नेट एसेट्स जो मैंने दे रखे हैं। सो और एनसीआई में डी रिकॉग्नाइज करा, वो ऐड कर दूंगा। ठीक है। फॉरेन करेंसी ट्रांसफर रिजर्व इतना बैलेंस था 180 का। ठीक है राइट। तो अगर आप इसको करोगे तो गेन ऑन डिस्पोजल कितना आएगा? गेन ऑन डिस्पोजल 780 का लैक्स का आएगा। वो सेल में से नेट एसेट्स माइनस करोगे तो मेरा नेट कितने का आएगा? 500 रुपये का। 500 रुपये का आएगा। अब एनसीआई को भी मेरे को क्या है करना पड़ेगा, वो मैथड वाला फॉलो कर रहे होंगे। 100 ऐड कर दिया। फॉरेन करेंसी ट्रांसफर तो मैं कितना गेन हुआ है मेरे को? 180 लैक्स का से, और तो टोटल गेन इस पे आ गया मेरा डिस्पोजल पे। ठीक है। एंटिटी ए है मेरी, जिसकी फंक्शनल करेंसी क्या है? रुपीस है। ए की फंक्शनल करेंसी एफसी दे दें इनको रुपीस। इसका क्या है? फॉरेन ऑपरेशन है एंटिटी बी से, और इसकी फंक्शनल करेंसी क्या है? यूरो फंक्शनल करेंसी। एंटिटी बी इशूज टू ए परपेचुअल डेट। जो एंटिटी बी है वो ए को परपेचुअल डेट क्या है? इशू करती है। एंटिटी बी इशूज टू एंटिटी ए परपेचुअल डेट that it has no maturity. So entity B issues to A perpetual debt
that it has no maturity, denominated in euros with an annual interest rate of 6%, जिसमें annual interest rate कितने का है 6% का. So एंटिटी AB ने इशू करा एक परपेचुअल डेट, ठीक है, इसका इंटरेस्ट रेट 6%. परपेचुअल डेट का ना कोई इशूअर कॉल ऑप्शन था, ना ही होल्डर पुट ऑप्शन था, ठीक है. Thus contractually it is just an infinite stream of interest payment in जिसमें यूरोस में इंटरेस्ट कोई वो क्या रिकवर करेगा, इंटरेस्ट में कोई रिकवरी होगी. एनालाइज करो एक ही CFS में whether the perpetual debt can be considered in accordance with para 15 of Ind AS 21 a monetary item for which settlement is neither planned nor likely to occur in the foreseeable future. That is part of A's net investment in B, part of A की जो net investment है B में with exchange in and losses on the perpetual debt therefore being recorded in क्या इक्विटी में रिकॉर्डेड. देखते हैं. Yes, as per Ind AS 21 net investment in a foreign operation, नेट इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन ऑपरेशन में होता है वो अमाउंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी का इंटरेस्ट होता है इन द नेट इफेक्ट्स ऑफ दैट ऑपरेशन. सो इंड AS 21 के हिसाब से जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन ऑपरेशन में वो अमाउंट होती है रिपोर्टिंग एंटिटी के इंटरेस्ट की, इसमें किसके नेट इफेक्ट्स ऑफ दैट ऑपरेशन में. As per para 15 of Ind AS 21, an entity may have a monetary item. एक एंटिटी की बोलते हैं monetary item हो that is receivable from or payable to foreign operation. ठीक है, जो receivable होगी या फिर मैं पे करूँगा उसको foreign operation को. An item for which settlement is neither planned. एक आइटम जिसकी सेटलमेंट ना तो प्लान होती ना ही likely to occur होगी foreseeable future में. That is in substance of part of entity's net investment in that foreign, वही मेरी नेट इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन ऑपरेशन में. सच मॉनेटरी आइटम में इंक्लूड लॉन्ग टर्म रिसीवेबल या फिर क्या लोन. दे डू नॉट इंक्लूड ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल उसमें नहीं आते. तो अबव मेंशन गाइडेंस के हिसाब से थ्रू द ओरिजिनेशन ऑफ द परपेचुअल डेट ए हैज मेड अ परमानेंट इन्वेस्टमेंट इन बी. ए ने परमानेंट इन्वेस्टमेंट कर दी बी में. द इंटरेस्ट पेमेंट वो ट्रीट कर जाएंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय ए and interest payable by B, okay, and not as a payment of principal debt. And the fact that the interest payments are perpetual debt doesn't mean the settlement is planned or likely to occur. मतलब इंटरेस्ट पेमेंट परपेचुअल डेट की ऐसा मतलब ये नहीं सेटलमेंट मेरी प्लान है लाइकली होकर होगी. परपेचुअल डेट माना जा सकता है एक ही नेट इन्वेस्टमेंट किसमें बी में. इन अकॉर्डिंग विद पैरा 15 ऑफ Ind AS 21 the foreign operation gains and losses should be recorded किए जाएंगे इक्विटी में. तो फॉरेन गेन की लॉसेस या गेन्स हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगे इक्विटी में एट द कंसोलिडेटेड लेवल बिकॉज सेटलमेंट उस परपेचुअल डेट की ना तो प्लान थी और ना ही लाइकली क्या है अकर होगी. वो क्वेश्चन हमें दे रखा है. कमिंग टू थर्ड, Infotech Global Limited has a functional currency of USD and needs to translate its financial statements into the functional and presentation currency of Infotech Incorporation. So Infotech Global की फंक्शनल करेंसी है किसकी, USD की. Infotech की मेरी जो फंक्शनल करेंसी है ना, Infotech की जो फंक्शनल करेंसी है इसकी है USD में है और उसको नीड है कि वो ट्रांसलेट करनी पड़ेगी इसको इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसमें इनटू द फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ इन्फोटेक इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, तो उसको फंक्शनल और प्रेजेंटेशन में क्या ट्रांसलेट करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड. मेरे को फॉलोइंग बैलेंस दे रखे हैं इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड के बुक्स में ईयर एंड में प्रायर टू ट्रांसलेशन. तो भी ईयर एंड के मेरे को बैलेंसेस दे रखे हैं ट्रांसलेशन से जस्ट क्या पहले.
पीपी दे दिया 50,000 यूएसडी का, रिसीवेबल दे दिए इतने के, एसेट्स हो गए टोटल इतने, कैपिटल इशू कर रखे इतनी, इसमें ये दोनों को दे रखे दोनों, रिटर्न अर्निंग इतनी है, डॉलर में इतनी है, एल डॉलर में इतनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट होता है इतना है, अकाउंट्स पेबल इतना है, अक्रूड लायबिलिटी इतनी है, टोटल लिक्विड लायबिलिटीज कितनी हो गई 9,85,000। ठीक है, मेरे को ट्रांसलेट करने हैं अब बैलेंस ऑफ इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड के इनटू इस वाली करेंसी में, रेडी फॉर कंसोलिडेशन बाय इन्फोटेक इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, शेयर कैपिटल ओपन रिटेन अर्निंग हैव बीन प्री पॉपुलेटेड, वो हमें ऑलरेडी उन्होंने प्री पॉपुलेट करके क्या है दे दी है। हमें वर्किंग बनाने हैं क्यूमुलेटिव बैलेंसेस की, इसकी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेट बिगिनिंग में दे दिया, एवरेज दे दिया, रेट एंड दे, तो ये तो आई थिंक वेरी क्वेश्चन है, तो फटाफट देखते हैं। पीपीई, पीपी में इसमें किस रेट पर, पीपी 50,000 का दे रखा है, किस रेट पे वैल्यू होगा एट द एंड वाले पे, क्योंकि एसेट है एज ऑन डेट वैल्यूएशन होती है। रिसीवेबल किस पे होगा, क्लोजिंग पे, तो ये तो आप बेसिकली क्या करके एल डॉलर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स भी दे रखा है। ठीक है, सो मेरे को अगर निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, मैं क्या करूँगा डिवाइड कर दूंगा, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका इतना आएगा, इसको डिवाइड करोगे इतना आएगा। ठीक है, ऐसे अच्छा हो गया काम। लाइब्रेरीज में दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो खत्म है, ये तो खत्म है। प्रॉफिट दे रखा है, दे रखा मैं इसको एवरेज रेट अप्लाई करूँगा, तो प्रॉफिट ना मेरा थ्रू आउट द ईयर रन होता है, थ्रू आउट द ईयर रन होता है, तो इसमें एवरेज रेट लग जाएगा, तो ईजी है। अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स अक्रूड लायबिलिटी में मेरा क्लोजिंग रेट लग जाएगा 1.13 का। ठीक है, तो ये तो मेरा टोटल लिक्विड लायबिलिटीज का भी आपका निकल जाएगा बैलेंस। ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, अब जो मेरी टोटल लिक्विड लायबिलिटीज कितनी है 8,7,652 की, अब ये कैसे आई, और ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व का कैसे बैलेंस आया, वो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सो क्यूमुलेटिव बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व। देखो एक्चुअल ट्रांसफरेड अमाउंट कितनी है इस वाले करेंसी में, और अमाउंट जो वर्किंग नोट 2 के हिसाब से आई है, वर्किंग नोट 2 भी देख लेते हैं। तो 44,248 ओपनिंग रिटेन अर्निंग को दे रखी है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग को दे रखी है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर दे दी है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर दे दिया। तो इन तीनों को मैंने क्लोजिंग पे ले लिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर को ले लिया क्लोजिंग पे, इसको भी क्लोजिंग पे ले लिया। तो ये कह रहा है कि हमने ना तीनों को क्लोजिंग रेट पे ले रहे हैं, तो मेरी क्या ट्रांसलेट अमाउंट आती है, मेरी इतनी आती 44,248 इतनी आती, ओपनिंग रिटर्न इतनी आती है, ये इतनी आती। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना होगा, देखो एक्चुअल ट्रांसलेट अमाउंट कितनी है मेरी, इशू कैपिटल की 30, ये वाली एक्चुअल तो इतनी है 30, 15 और ये 7021, और हमने बाकी नोट के हिसाब से अगर मेरी क्लोजिंग पे होती तीनों चीज़ें, क्लोजिंग पे वैल्यू होती तो मेरी इतनी होती, तो डिफरेंस कितने का आया 24 से 76 का, वही मेरा डिफरेंस क्या है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व का डिफरेंस है, टोटल लिक्विड लायबिलिटी की निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपका देखो इसमें हमने कुछ नहीं करा है, देखो वो इसमें फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन लगा है। देखो आपको क्या मानना है, कैप जो आपकी वो है इक्विटी वाली साइड, उसमें आपकी मतलब एंडिंग क्लोजिंग वाले रेट पे वैल्यू करो कि क्या होता, और एक्चुअल हमें क्या दे रखा है, दोनों का डिफरेंस आपका क्या होता है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो इसमें निकाल। ठीक है, वी गॉट इट। नाउ फोर्थ पे आते हैं, 30 जनवरी 2021 ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर $5,000। सो 30 जनवरी को 30 जनवरी 2021 को ए लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी कितनी, $5,000 की, $5,000 की मैंने मशीनरी है परचेज करी, कहाँ से, यूएसए से, क्रेडिट पे खरीदी है, क्रेडिट पे। फंक्शनल करेंसी क्या है मेरी, फंक्शनल करेंसी क्या है, एक जिसने मशीनरी जो बायर है उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, एफसी क्या है, रुपीज़ है।
एक्सचेंज रेट इतना 60 रुपये था, मतलब लगभग 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 मेरे को जो ओपनिंग मतलब कॉस्ट परचेज कॉस्ट पड़ गई उस टाइम पे वो 3 लाख रुपये की पड़ी, 3 लाख रुपये की पड़ी। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन जो मेरी निकल के आई है $5500 की निकल के आई है एट द एंड ऑफ द 2 महीने बाद, फरवरी और मार्च, ठीक है। उस रेट में एक्सचेंज रेट भी दे दिया। The payment to overseas supplier done on 31st March 2022 and exchange rate on 31st March 2022 is 67. So done on okay. Payment जो सप्लाई हो रही है वो 31st March 2022 को करी और उस रेट उस दिन 67 का रेट था, 67 का, ठीक है, ओके। तो फेयर वैल्यू मेरी इतनी की रही, टैक्स रेट 30% है, ए लिमिट अलाउ करता है रिवैल्यूएशन अप्रोच किसके रिस्पेक्ट में, प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में। हमें जनरल एंट्री पास करनी है 21 को 22 को अकॉर्डिंग टू इंडिया 20। सो देखो पहले तो मशीनरी मेरी 30 जनवरी को मैंने खरीदी, मशीनरी खरीदी है तो डेबिट, किससे अगेंस्ट कैश में खरीदूंगा या क्रेडिटर टू क्रेडिटर, उसकी एंट्री। इनिशियल ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एक्सचेंज रेट, पहले ट्रांजेक्शन मेरी किस पे रिकॉर्ड होती है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाले एक्सचेंज रेट पे, तो ये मैंने कर दी रिकॉग्नाइज। अब 31 मार्च 2021 को मेरे एक्सचेंज डिफरेंस आ रहे हैं ट्रांसलेटिंग मॉनेटरी आइटम के, क्योंकि मॉनेटरी आइटम है ये, तो इसमें देखते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस टू क्रेडिटर मशीनरी, तो देखो यार मेरी ना 65 हो गया, मेरा 65 हो गया, मेरा 65 रेट हो गया 31 मार्च 2021 को। उस टाइम मैंने पेमेंट करी तो मेरी लाइब्रेरी क्या बड़ी होगी, तो अब मैं क्या है बढ़ा दूंगा, मतलब 5 रुपये से बढ़ा दो आप तो आपकी 25,000 रुपये बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस खर्चा डेबिट करो, क्रेडिट करो, ठीक है। मशीनरी की मैंने रिवैल्यूएशन करी है, मशीनरी मेरी भी क्या है बढ़ जाएगी 500 इंटू 65, ठीक है। बट जो मेरी मशीनरी है ना वो इस वाले रेट से नहीं बढ़ी, मशीनरी मेरी ओपनिंग जो मैंने ट्रांजेक्शन वाला डेटा है उसके रेट से ही मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। सो 500 इंटू 60 which amounts to 30,000, ठीक है। नाउ जो मशीनरी है मेरी, ठीक है, जो मैंने मेजर करी है, राइट, वो 65 पे और मेजर करी है, 65 पे और मेजर करी है, ठीक है। तो 65 उस दिन क्या था रेट था मेरा, और 60 पे मैं क्या उसको देखो इसमें ना दो चीज़ें हुई हैं। मेरे को 500 वाली जो है ना 500, तो मेरे को 500 में इंक्रीमेंट हुआ है, वो तो 60 पे रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो मेरा 500 इंक्रीमेंट हुआ है 5 रुपये का, वो भी मुझे क्या है रिकग्नाइज करना पड़ेगा, वो भी मुझे क्या है रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 65 मेरा तो क्लोजिंग 60 मेरा वो था, एंड 5500 को यहाँ मैं रिकग्नाइज कर दूंगा। सो मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, राइट, मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, राइट। 5 रुपये तो मैं 5500 बढ़ा ही दूंगा, मतलब 5500 पे आपके 5 रुपये तो बढ़ने ही हैं, इतने तो बढ़ने ही हैं 27,500, क्योंकि 5 रुपये का मेरा और बढ़ा है, इतने तो मेरे बढ़ने हैं ही। लेकिन जो मेरे 500 रुपये और बढ़े हैं, 500 रुपये को रिकग्नाइज करूँगा ना मैं 60 रुपये पे, तो वो ये भी रिकग्निशन आएगी, ये भी दोनों रिकग्निशन जाएंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन उन्होंने क्या है मेथड फॉलो करें, रिवैल्यूएशन मेथड क्या है उन्होंने फॉलो करें। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू डेफर्ड टैक्स क्या लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू डेफर्ड टैक्स क्या लायबिलिटी, ठीक है। सो इससे कहीं ना कहीं मेरी डीटी एलिगेट होगी किस पे, इस वाले अमाउंट पे, ठीक है। तो मैंने क्या डीटी एलिगेट है अपनी रिकग्नाइज कर ली, ठीक है। तो अगर आप 30,000 प्लस 27,500 करोगे, इसका निकालोगे 30%, तो ये 17,250 आएगा आपका, तो ये हमने क्या रिकग्नाइज कर ली, क्योंकि रिवैल्यूएशन वो तो ऑप्ट करता नहीं टैक्स बेस, तो टैक्स बेस तो मेरा क्या है वही रहेगा, सेम ही रहेगा, बट मैं अपनी मशीनरी अपनी बुक से बढ़ा रहा हूँ, तो ये डीटीएल बनेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब 31 मार्च 2022 को देखते हैं, 67 का रेट हो गया,
तो मैं क्रेडिटर क्या पे कर दूंगा उस टाइम, क्रेडिटर क्या पे कर दूंगा, ठीक है। अब क्रेडिटर को 67 के से पे करूँगा, 67 इंटू क्या 5000, 3,50,000 की पेमेंट होगी। पर 3,25,000 में ऑलरेडी क्या रिकग्नाइज कर चुका, 3,25,000 रिकग्नाइज कर चुका, 10,000 में काट डालूंगा, पेनल में डालूंगा। देन मशीनरी में क्या है मेरी रिवैल्यू होगी 11,000 से क्या बढ़ जाएगी, और इसमें एक DTL भी है मेरा क्रिएट हो जाएगा 11,000 का 30%, ओके। So DTL created at 30% total OCI amount. So this is a very important question. I think you should revise this. तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको पहले एंट्री पास करनी है मशीनरी टू क्रेडिटर, ये आपका हो गया। फिर 2 साल की हमें और एंट्री पास करनी है इनिशियल रिकग्निशन के बाद। अब मशीनरी को तो मैंने रिवैल्यूएशन मेथड फॉलो करा है, तो हमें रिवैल्यूएशन में ये पूरा प्रॉपर हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके यहाँ पे 2 तरीके हैं, 5500 का पूरा क्या है, देखो 5500 का पूरा क्या है 5 से रिकग्नाइज कर दो, 5500 से बढ़ा दो, प्लस 5500 को मेरा क्या है, मैं जो मेरी 500 है उसको मैं 60 रुपये रिकग्नाइज, देखो 5500 हुई तो 500 में रिकग्नाइज नहीं हो रहा, 500 रुपये रिकग्नाइज करना पड़ेगा 60 रुपये, प्लस 5500 को मेरे को 5 रुपये से और क्या है बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने दोनों चीज़ कर ली है इसमें, देखो 5500 5 रुपये से बढ़ता ये तो पक्की बात है, ये तो हम कर देते। बट ये वाला कहने हम भूल सकते थे, क्योंकि हमने ये 500 रुपये 60 रुपये दिखाए नहीं ना, हमने जो 500 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ तो 60 रुपये दिखाया ही नहीं, तो वो भी दिखाना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। प्लस 31 मार्च 2022 को मेरा क्रेडिटर को मैंने पेमेंट कर दी, उसकी एंट्री पास हो गई, लॉस रिकग्नाइज कर दिया, और बाकी रिवोल्यूशन जो था वो फिर DTL भी बना दी। तो ये भी क्या है डन। On 1st January 2022, P Limited purchased a machine for $2 lakhs. The functional currency of P Limited is rupees. At that date, the exchange rate was $1.68. P Limited is not required to pay for this purchase until 30 June 2022. ठीक है। Revenue strengthened against the dollar in the 3 months following purchase, and by 31st March 2022, the exchange rate was 65. ठीक है। स्ट्रेंथन हो गया और कम हो गया, मतलब CFO of P फील करते हैं ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज P लिमिटेड हैज एन एसेट एंड अ लायबिलिटी जो कि डिनोमिनेटेड है इसमें रुपीस में, जो कि इनिशियली क्या सेम अमाउंट की थी। He also feel that P Limited depreciate this machine over 4 years, so the future year-end amounts won't be the same. So the future year-end amounts won't be the same. हमें इस इम्पैक्ट ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या है एग्जामिन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसकी P लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 एज पर इंडियन अकाउंटिंग क्या स्टैंडर्ड। तो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या है जांच करनी है, वो भी P लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 31 मार्च 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज पर क्या इंडियन अकाउंटिंग क्या स्टैंडर्ड्स, एज पर इंडियन अकाउंटिंग क्या स्टैंडर्ड्स, ठीक है। So as per India's 21, the effect of change in foreign exchange rates, the asset and liability would initially be recognized at the rate of foreign exchange rate in force at the transaction date. That is, उस दिन तो उसी ट्रांजेक्शन रेट पर रिकग्निशन होगी, तो 68 इंटू अप टू 2 लाख कर दोगे तो आपका 1.36 क्या करोड़ का आ जाएगा, इनिशियली रिकग्नाइज नहीं हो। और ये लायबिलिटी मॉनेटरी आइटम भी है, सो इट इज रीट्रांसलेटेड यूजिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज इन फोर्स, और वो क्लोजिंग रेट पे आपको मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे आपको वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लोजिंग लायबिलिटी मेरी 65 रुपये एक्सचेंज रेट होगा तो 65 रुपये के हिसाब से करोगे 1.3 करोड़, मतलब 6 लाख रुपये लगभग मेरी लायबिलिटी है कम हो गई, और 6 लाख रुपये का आपको रिट्रांसलेशन में गेन हुआ है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस में आप क्या डाल दोगे। मशीन नॉन मॉनेटरी है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी होगी, इसलिए देयरफॉर इट कंटिन्यूज टू बी ट्रांसलेटेड यूजिंग द रेट ऑफ 68 टू $1, ठीक है। वो 68 पे आपकी शो होगी, मतलब 1.36 करोड़ की शो होगी। डेप्रिसिएशन 8.5 लाख का जो है आपका, वो पीएल में चार्ज हो जाएगा कितने महीने का, 3 महीने का, 4 साल की लाइफ में 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कितना हो जाएगा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इतना निकल के आएगा, वो नॉन करंट एसेट में क्या बैलेंस शीट में क्या है शो होगा। So this is a pretty easy question.
ये भी हमारा क्या है, हो गया, ये भी हमारा क्या है, डन है। तो आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट, थैंक यू।